हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हम परमार राजवंश पढ़ रहे थे जहाँ पर कि हमने सहजपाल तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने वहाँ तक देख लिया होगा, वहाँ तक रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, उसमें इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं रिप्लाई आप लोगों को कर लूँगी। ठीक, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं बलभद्र शाह से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हम बलभद्र शाह, मान शाह, श्याम शाह ये सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इसके साथ एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग भी देखते हैं, 2 लोग देख रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को उस पर कमेंट करना है कि आखिर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। ये आपको मुझे बताना होगा, उसमें मैं क्या और इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप लोगों को क्या कमी लग रही है। आपको हर चीज़ जो है, जो आपको लगता है, जैसा भी लगता है, आप लोगों को मुझे कमेंट करना है। ठीक है, जब आपके कमेंट मुझ तक पहुँचेंगे, क्योंकि देखिए मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है, और मैं उसके रिप्लाई भी करती हूँ। तो जब आपके कमेंट मुझ तक पहुँचेंगे तभी जाकर मुझे पता चलेगा कि हाँ, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ मैं आपके लिए और बेटर कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें जो है कन्वर्सेशन हमारे बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको उसे लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी चीज़ें निकाल कर लाऊंगी। और देखिए, किसी कारण से 1-2 दिन का गैप हो गया क्लासेस में, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो मैं क्लासेस नहीं बना पाई, लेकिन आज से मैं कंटिन्यू करूँगी आपकी क्लासेस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह का जो शासन पीरियड है ये 1575 से 1591 ईस्वी तक है। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे कि बलभद्र शाह, जो इसके अंत में शाह की जो उपाधि है यहीं से शुरू होती है। यहाँ ये सबसे पहला शासक है जहाँ से शाह की उपाधि शुरू होती है। ठीक है, इसके पहले भी ये शाह की उपाधि नहीं थी, और इसके बाद अब जितने भी शासक हम पढ़ेंगे सबके अंत में आपको शाह देखने को मिलेगा। तो शाह की उपाधि जो इसको दी थी, बहुत सारी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि बहलोद लोदी ने दी थी। ठीक है, लेकिन बहलोद लोदी ने जो उपाधि दी थी, उसका जो शासनकाल है बहलोद लोदी का, वो 1500 ईस्वी में है। ठीक है, तो 1500 ईस्वी और 1575 ईस्वी में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि ये बात सच नहीं मानी जाती। ठीक है, तो वो आपका लिखा हुआ है बुक्स में, लेकिन ये सच बात नहीं है, ये एक असत्य घटना लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि बलभद्र शाह का समकालीन शासक कौन हो सकता है कुमाऊं में। ठीक है, क्योंकि ये गढ़वाल का राजा है तो इसका समकालीन कोई ना कोई कुमाऊं में होना चाहिए। तो इसका जो समकालीन था, रुद्रचंद कुमाऊं में बैठा था। ठीक है, कुमाऊं में रुद्रचंद था। और अगर हम बात करें कि मुगल में कौन था, तो अकबर मुगल में इसका समकालीन था। ठीक है, अकबर वहाँ पर बैठा था। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि जो आपका बलभद्र शाह था, इसने एक प्रथा शुरू करी थी, राजदूत प्रथा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, राजदूत प्रथा जो है बलभद्र शाह ने शुरू करी थी। और राजदूत प्रथा में इसने जो अपना सबसे पहला जो राजदूत था वो अकबर के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो परमार शासक है जिसने कि अपना राजदूत प्रथा शुरू की थी, या फिर राजदूत अपना सबसे पहले किसके शासन में भेजा था, किसके दरबार में भेजा था। तो अकबर के दरबार में इसने भेजा था बलभद्र शाह ने। ठीक है, इसके साथ ही साथ बलभद्र शाह के कुछ अन्य नाम भी हुए हैं, वो भी आपको देख लेने हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम देख लीजिए। एक तो था राम शाह, दूसरा है बलराम शाह, और इसको दिउली राम शाह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसको जो है परमार राजवंश का भीम भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, परमार या फिर परमार राजवंश का भीम। तो आप लगा सकते हैं कि भीम से इसका कंपैरिजन किया गया है, तो कितना शक्तिशाली ये रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बलभद्र शाह था, कुमाऊं में इसका समकालीन शासक कौन था, रुद्रचंद था। ठीक है, अगर हम बात करें कि मुगलों में इसका समकालीन कौन था, अकबर इसका समकालीन था। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसने राजदूत प्रथा चलाई थी, और सबसे पहला राजदूत इसने कहाँ भेजा था, अकबर के दरबार में भेजा था। ठीक है, इसके अन्य नाम क्या है, राम शाह, बलराम शाह, दिउली राम शाह। नॉर्मली इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बट इनकेस पूछ लिया तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको इसको याद रखना है कि परमार राजवंश का भीम किसे कहा जाता है, ये आपका बलभद्र शाह को कहा जाता है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्वालदम का युद्ध। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको नोट कर लेना है। तो यहीं पे मैं नोट कर लेती हूँ ये। इसके बाद आपका जो पॉइंट है, ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम का जो युद्ध है, इसको आप बधानगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, किस किस के बीच में ये हुआ था, रुद्रचंद और आपका बलभद्र शाह के बीच में।
ठीक है, रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में बधानगढ़ का युद्ध या फिर ग्वालदम का युद्ध हुआ था। कब ये हुआ था? ये हुआ था आपका 1591 ईस्वी में। ठीक है, 1591 ही हम मान लेते हैं, क्योंकि किसी बुक में ये 1580 भी दिया हुआ है, लेकिन हम किसकी बात मानते हैं? हम डबराल जी की बात मानते हैं, उनका रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि वो जो उत्तराखंड के काफ़ी महान इतिहासकार हुए हैं, इसलिए उनकी बात को मानते हुए 1591 लिया जाता है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। 1591 या फिर 92 इसी बीच से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब इनके बीच में ये युद्ध होता है, बधानगढ़ का जो युद्ध होता है, तो इसमें जो बलभद्र शाह होता है, ये कत्यूरी राजा जो होता है उस टाइम पे, सुखाल देव, बलभद्र शाह जो है कत्यूरी राजा सुखाल देव की मदद लेता है और रुद्रचंद को हरा देता है। इसकी जो यहाँ पर है हार हो जाती है, बलभद्र शाह की विजय हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि ग्वालदम का युद्ध या तो कब हुआ था, ये पूछा जा सकता है। 1591 में हुआ था। किस शासक के बीच में हुआ था? तो कुमाऊं से आपका कौन था? रुद्रचंद था, और गढ़वाल से परमार राजवंश से कौन था? बलभद्र शाह था। ठीक है, और बलभद्र शाह ने किसकी सहायता से जो है ये युद्ध जीता था? तो सुखाल देव की सहायता से, जो कि कत्यूरी राजा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इस युद्ध में क्या होता है, जो रुद्रचंद होता है, इसका सेनापति होता है पुरुषोत्तम पंत, इसकी मृत्यु हो जाती है। पुरुषोत्तम पंत की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि रुद्रचंद का सेनापति कौन था उस टाइम पर? पुरुषोत्तम पंत था, और इसका मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो ये तो बलभद्र शाह के बारे में जो भी कंप्लीट आपका पूछा जाता है एग्जाम्स में, सारे चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है, इसी तरीके से नोट्स बनाते चलिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बलभद्र शाह के बाद जो गद्दी पे बैठता है, मानशाह फिर गद्दी पे बैठता है। इसके बाद गद्दी पे बैठता है मानशाह। और मानशाह का जो शासन पीरियड है ये 1591 से 1611 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके समकालीन कौन कौन राजा थे। तो इसके समकालीन जो अगर हम बात करें कि कुमाऊं में कौन था, कुमाऊं राजवंश में कौन था, तो एक तो रुद्रचंद था और दूसरा लक्ष्मीचंद था। ठीक है, मुगलों की बात करें, मुगल शासक उस टाइम पे कौन था, तो मुगल शासक एक तो अकबर था, दूसरा शाहजहां था। ठीक है, तो ये इसके समकालीन थे। मुगल में आपका अकबर, शाहजहां, और आपका कत्यूर में वहाँ पे कौन था, चंद राजवंश में रुद्रचंद और रुद्रचंद्र का पुत्र लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो जब मानशाह जो है गद्दी पे बैठता है तो उस दौरान क्या करता है, ये तिब्बत पर आक्रमण करता है, और तिब्बत का जो दावा प्रांत होता है, दापा प्रांत पे आक्रमण करता है। ठीक है, और उस टाइम में तिब्बत में शासन कौन कर रहा होता है, राजा कौन रहता है, काकवा मोर। काकवा मोर उस टाइम पर वहाँ पर शासन कर रहा होता है, इसका शासन चल रहा होता है। ठीक है, तो अब आप आगे जब भी आगे हम अब शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर जो है ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि तिब्बत पर इन लोगों का जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग आक्रमण करते हैं। इसके साथ ही साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि भोट प्रदेश में मानसा का सेनापति कौन था, जीतू बगड़वान। जीतू बगड़वान। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है, भोट प्रदेश में था ये सेनापति। ठीक है, अब आपको जब मैं जो है चंद्र राजवंश पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने आपको एक घटना बताई थी कि लक्ष्मीचंद जब गद्दी पे बैठता है तो ये जो है गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करता है। कितनी बार? 7 बार ही आक्रमण करता है। लेकिन उस टाइम जो गढ़वाल में कौन बैठता है, पंवार राजवंश से उस टाइम शासक कौन रहता है, यही मानशाह रहता है, यही उस टाइम गद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो इन जो लक्ष्मीचंद था 7 बार आक्रमण करता है, लेकिन मानशाह इसको विफल कर देता है 7 बार। ठीक है, तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली था मानशाह कि 7 बार लक्ष्मीचंद के आक्रमण करने के बाद भी जो है लक्ष्मीचंद विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, और 8वीं बार में जो है इसको विजय मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखिए, जब अगर आप इसी को इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि हमने चंद्र राजवंश पढ़ा था उसका आपने कोरिलेट करते हैं। देखिए नाम तो वहाँ से यहाँ पर भी आ रहे हैं, जब हमने चंद्र राजवंश पढ़ा था तब भी हमने मानशाह वगैरह के नाम पढ़े थे, तो कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद ने यहाँ पर जो है 7 बार आक्रमण करा था और शासक कौन था, मानशाह था, तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए पढ़ने में। ठीक है, एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब इसका शासनकाल चल रहा था तो इसके दरबार में कवि भरत भी रहते थे। इसके दरबार में कौन थे, कवि भरत।
और कवि भरत ने कौन सी साहित्य लिखा है? इन्होंने मानवोदय काव्य लिखा है। मानवोदय काव्य किसका है? कवि भरत का है। कवि भरत किसके शासन दरबार में थे, किसके शासनकाल में दरबार में बैठते थे? तो मानसा के दरबार में बैठते थे। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद करना है। मान ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आपका मानवोदय काव्य है, कवि भरत जो है ये ज्योतिषी का कार्य भी करते थे, इसलिए जो जहांगीर था, जहांगीर ने इनको जो है ज्योतिष राय की उपाधि दी थी। किसको? कवि भरत को ज्योतिष राय की उपाधि। ठीक है, किसने दी थी? जहांगीर ने। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्योतिष राय की उपाधि किसको मिली थी, तो कवि भरत को मिली थी। किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। ठीक है, इसी तरीके से इसको कोरिलेट करते चले। इसके साथ ही साथ जो मानसा था, इसने मानपुर गांव की नींव भी रखी थी। कौन से प्रांत की? मानपुर। ठीक है, और आधुनिक जो हरिद्वार है उसकी नींव भी किसने रखी थी? मानसा ने। आधुनिक हरिद्वार की नींव। ठीक है, और जो मानपुर गांव है ये अलकनंदा नदी के किनारे पर है, अलकनंदा के तट पर ये है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो जब मानसा का शासन चल रहा था उस दौरान यहाँ पर एक यूरोपियन यात्री आया था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? विलियम फिंच। इसका नाम था विलियम फिंच। ठीक है, ये यहाँ पर आया था, गढ़वाल में आया था, तो इसका नाम काफ़ी पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो विलियम फिंच ने जो है मानसा की तुलना किससे करी थी? कर्ण और बाली से। इसको इतना शक्तिशाली बताया था, कर्ण के बराबर और बाली के बराबर शक्तिशाली बताया था। अंत में आपको मानसा के बारे में एक और बात याद रखनी है कि इसका बहुत महान एक सेनापति हुआ था जिसका नाम था नंदी। नंदी इसका बहुत महान सेनापति हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है, श्यामसा गद्दी पे बैठता है। ठीक है, अब गद्दी पे कौन बैठता है? श्यामसा। श्यामसा जो था ये मानसा का पुत्र था। श्यामसा मानसा का पुत्र था। ठीक है, और इसका जो स्रोत है ये कहाँ से मिलता है? ये मानसा का पुत्र था, एक तो गढ़ राजवंश से मिलता है और दूसरा जहांगीरनामा से मिलता है। जहांगीरनामा। ठीक है, गढ़ राजवंश किसकी है? ये मौला राम की है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, गढ़ राजवंश किसने लिखी थी? मौला राम ने लिखी थी। ये आपको एक पर याद रखना है, इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसके साथ ही एक पॉइंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब इसका शासन चल रहा था, श्यामसा का जब शासन चल रहा था, उस दौरान यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचारक आए थे जिनको कि जेजुएट पादरी कहा जाता था। ठीक है, तो तकरीबन ये आपका 1624-25 का टाइम रहता है और जेजुएट पादरी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये क्या थे? ईसाई धर्म के प्रचारक थे और इसका नाम क्या था? अंतोनियो दे आंद्रोद, ये इसका नाम था। ठीक है, तो आपको इसका नाम याद रखना है, अंतोनियो दे आंद्रेद इसका नाम था। कौन थे ये? ईसाई धर्म प्रचारक थे। तो ये उस दौरान जो है यहाँ पर आते हैं, गढ़वाल राजवंश में आते हैं और इन्होंने जो है ये श्यामसा था इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की थी और ये भी बताया था कि ये मानसा का पुत्र था। उस टाइम पे भी आया था विलियम फिंच, तो ये उसी दौरान सब लोग आए थे और तब जाकर जो है इसका सारा वर्णन मिलता है। ठीक है, और ये सारा वर्णन कहाँ पर किया गया है? एक तो गढ़ राजवंश में किया गया है, जहांगीरनामा में किया गया है और 24-25 में जो ये जेसुएट पादरी आया था अंतोनियो दे आंद्रोद, इसने भी जो है इसका वर्णन किया है। अब बात कर लेते हैं कि इसके समकालीन शासक कौन कौन थे। ठीक है, तो श्यामसा के जो समकालीन थे, अगर हम बात करें चंद राजवंश में, तो मतलब कुमाऊं में आपकी बात करें तो इसका जो समकालीन था एक तो लक्ष्मी चंद था। ठीक है, लक्ष्मी चंद के बाद गद्दी पे कौन बैठता है? दिलीप चंद बैठता है, इसका जो पुत्र होता है, दिलीप चंद या दलीप चंद आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद गद्दी पे बैठता है विजय चंद गद्दी पे बैठता है। ठीक है, और फिर त्रिमल चंद गद्दी पे बैठता है।
तो इनके बारे में तो मैंने आपको उस टाइम पढ़ा दिया था कि लक्ष्मीचंद के पुत्र थे, 4 इसके पुत्र थे, टोटल 21 पुत्र हुए थे, लेकिन जो भी हमें वर्णन मिला था 4 पुत्रों का मिला था। ठीक है, तो दिलीप चंद जब गद्दी पे बैठता है तो इसको कोई बीमारी होती है, इसलिए बहुत जल्दी इसकी मृत्यु हो जाती है। विजय चंद का शासनकाल सिर्फ 1 साल का चला था, क्योंकि वहाँ पर जो है इसकी हत्या कर दी जाती है, वो सारा वर्णन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और फिर गद्दी पे बैठता है त्रिमल चंद। ठीक है, तो इसका शासनकाल थोड़ा लंबा चला था। तो इस तरीके से ये 4 लोग जो हैं इसके शासनकाल में कहाँ पर थे, कुमाऊँ में थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुगल में इसके समकालीन कौन था। तो मुगल में एक तो इसके समकालीन जो था जहांगीर जो था इसके समकालीन था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, समकालीन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो श्याम शाह था ये जो है जहांगीर को मिलने आगरा भी गया था, और जहांगीर इससे इतना प्रसन्न हुआ था कि जहांगीर ने इसको हाथी घोड़े भी जो है उपहार में दिए थे, भेंट स्वरूप दिए थे हाथी घोड़े। उस टाइम पे हाथी घोड़े ही दिए जाते थे, बाकी कोई उपहार तो इस तरीके के होते नहीं थे, तो इसलिए इसने हाथी घोड़े इसको उपहार में दिए थे। इसके साथ ही एक और चीज़ याद रखनी है आपको, जो ये श्याम शाह था इसने एक बाग का निर्माण भी कराया था, जिसको कि समासा बाग कहते हैं। समासा बाग, ठीक है, बाग मतलब होता है बगीचा, समासा बगीचे का इसने निर्माण करवाया था। और ये वर्णन कहाँ पर मिलता है, सिस्कारी ताम्रपात्र में। कहाँ पर ये वर्णन मिलता है, सिस्कारी ताम्रपात्र। इसको सिस्कारी ताम्रपात्र या फिर दान पात्र भी कहते हैं, क्योंकि इसको दान पात्र भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दान करने का उल्लेख मिला है। ठीक है, दान करने का उल्लेख इसके बारे में मिला है, इसलिए इसको सिस्कारी ताम्रपात्र या फिर दान पात्र भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, 1625 में एक केशवराय मठ है जो कि पुराना श्रीनगर में है। इसका निर्माण करवाया गया था, और इसका निर्माण किसने कराया था, महीपति शाह ने। महीपति शाह ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन किसके शासनकाल में ये हुआ था, ये जो निर्माण हुआ था ये श्याम शाह के शासनकाल में हुआ था। उस टाइम महीपति शाह जो है वो गद्दी पर नहीं बैठा था। ठीक है, महीपति शाह जो है वो श्याम शाह का चाचा है, इनके चाचा ये थे, लेकिन गद्दी पर ये नहीं बैठते हैं। गद्दी पर ये श्याम शाह की मृत्यु के बाद बैठते हैं, क्योंकि श्याम शाह का कोई पुत्र नहीं था, इसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसके बाद गद्दी पर महीपति शाह बैठते हैं। ठीक है, तो ये आपका श्याम शाह के बारे में पूरी जानकारी हो गई, जिसमें कि इंपॉर्टेंट एक तो ये श्याम शाह बाग है। श्याम शाह बाग जो है सिस्कारी ताम्रपात्र से इसका जो है वर्णन मिला था, और यहाँ पर भूमिदान का वर्णन किया गया था। ठीक है, भूमिदान का यहाँ पर वर्णन किया गया था। ठीक है, इसका उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही साथ समकालीन इसके मैंने आपको बता दिया, जहांगीर था जो कि मुगल में था, और अगर चंद्रराज वंश में है तो लक्ष्मीचंद, दिलीप चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो महीपति शाह बैठता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महीपति शाह के बारे में। ठीक है, महीपति शाह इसके बाद गद्दी पर बैठता है। महीपति शाह का जो शासनकाल है 1631 से 1635 ईस्वी में। ठीक है, ये इसका शासनकाल है। तो महीपति शाह जो था इसको अक्खड़ राजा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अक्खड़ राजा। और अक्खड़ राजा इसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम देखिए पूरे भारतवर्ष पर मुगलों का शासन चल रहा था, और ये लोग क्या है, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। लेकिन महीपति शाह ने मुगल जो शासन उस टाइम शाहजहाँ था, शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए शाहजहाँ ने इसको अक्खड़ राजा कहा था। क्या कहा था, अक्खड़ राजा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आता है अक्खड़ राजा किसे कहा गया था, तो महीपति शाह को कहा गया था। इसके साथ ही साथ जो महीपति शाह था ये काफ़ी एज में बैठा था, क्योंकि इससे पहले तो श्याम शाह बैठा था, और इसका गद्दी पर बैठने का रीज़न क्या था, क्योंकि श्याम शाह का कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इसलिए इसको गद्दी पर बैठना पड़ता है। तो ये काफ़ी एज में गद्दी पर बैठा था। तो जैसा मैं आप लोगों को बता रही थी कि तिब्बत पर ये लोग काफ़ी आक्रमण करते हैं, दापा प्रांत जो होता है ये भी वहाँ पर आक्रमण करता है महीपति शाह, और इसका जो सेनापति रहता है वो माधो सिंह भंडारी उस टाइम पर रहता है, दापा प्रांत में जो इसने किया था। ठीक है, दापा प्रांत आप ऐसे लिख लीजिए, और सेनापति उस टाइम पे कौन था, माधो सिंह भंडारी। ठीक है, ये इसका सेनापति रहता है, और इस युद्ध में जो है गढ़वाल की विजय होती है। ठीक है, ये युद्ध गढ़वाल वाले जीत जाते हैं, मतलब जो परमार राजवंश था महीपति शाह, इसकी विजय होती है इस युद्ध में। इसके बाद क्या होता है, जो तिब्बतियों से इनका बार बार आक्रमण होता था, तो वहाँ पर निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें कि महीपति शाह जो है वहाँ पर युद्ध में जाता है, लेकिन ये वहाँ पर क्या कर देता है, नागा सातों की हत्या कर देता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको काफ़ी ज़्यादा
पछतावा इसको काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से ये अपने गुरु के पास जाता है ताकि वो इसको जो है कोई उपाय बता सके इस पछतावे से। तो इसके गुरु इसको 3 नियम देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 नियम देते हैं। नागा सातों की जो हत्या करी थी वो आपका महीपति ने करी थी, ठीक है। तो इसके गुरु जो है इसको 3 नियम देते हैं, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और वो नियम क्या क्या रहते हैं? पहला जो नियम था वो तो क्या था कि पीपल के पेड़ पे जो है छेद कर कर उसमें पानी भरकर तपस्या करो। दूसरा जो नियम था वो क्या था, गर्म पिघला हुआ सोना पी जाओ। और तीसरा और अंतिम जो था वो क्या था, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाओ, ठीक है। तो इसने जो है अंतिम चुना, युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना, महीपति शाह ने ये वाला चुना था, ठीक है। तो ये थे इसके गुरु के नियम जो कि इसके गुरु ने इसे कहे थे ताकि इसको जो है पछतावा जो हो रहा था उससे छुटकारा मिल जाए। इसके साथ ही आपके एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो महीपति था इसने जो ये माधो सिंह भंडारी था जो कि इसका सेनापति था, इसको इसने गर्भभंजन की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? गर्भभंजक, ठीक है। गर्भभंजक की इसने उपाधि दी थी माधो सिंह भंडारी को, ठीक है। इसके साथ ही जो सिरमौर के डाकुओं का श्रेय जाता है, उसके दमन का जो श्रेय जाता है वो भी महीपति शाह को जाता है, ठीक है। और सिरमौर आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, महीपति शाह ने रोटी प्रथा की जो है शुरुआत करी थी। किसकी? रोटी प्रथा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो मौलाराम था, मौलाराम ने इसको भुजदंड भी कहा था, ठीक है। किसने? मौलाराम ने, भुजदंड, ठीक है। तो ये तो सारा वर्णन हो गया महीपति शाह के बाद, ठीक है। तो महीपति शाह जब यहाँ पर जो है वीरगति को प्राप्त होता है युद्ध में, उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है इसका जो पुत्र होता है पृथ्वीपति शाह, वो फिर गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो आज के लिए आप यहीं पर मैं इसको समाप्त करती हूँ। आप लोग जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, इन शासकों के बारे में अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट जो हम सेशन शुरू करेंगे पृथ्वीपति शाह से शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझ लेना। जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट ज़रूर करना, दिक्कत ना भी हो आप लोगों को तो भी आप मुझे कमेंट करना कि आप लोगों को अच्छा क्या लगा या फिर वीडियो में क्या खराबी लग रही है। कमेंट आप लोगों को ज़रूर करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।